हेलो एवरीवन। तो आज हम शुरू करें एचटेट 10 डेज सीडीपी टॉपर सीरीज़। उसका हमारा आज पहला दिन है और आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी। कि साइकोलॉजी क्या है, इसके जो स्कूल हैं वो क्या है, उन सब के बारे में हम इसमें अच्छे से रीड करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक। तो सबसे पहले तो हमें साइकोलॉजी का ही पता होना चाहिए कि भाई साइकोलॉजी है क्या। जो साइकोलॉजी है वो सबसे पहले मतलब एक अलग उसे एक सब्जेक्ट के रूप में नहीं पढ़ाया जाता था। ये दर्शन शास्त्र यानी फिलॉसफी का एक पार्ट थी। इसीलिए जो फिलॉसफी है उसको साइकोलॉजी का जननी माना जाता है, साइकोलॉजी की जननी माना जाता है। जो सबसे पहले साइकोलॉजी थी वो उसका पार्ट दर्शन शास्त्र का पार्ट थी, बल्कि जो 1900 में है इसे एक अलग विषय के रूप में पढ़ाया जाता है। तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं कि साइकोलॉजी का मतलब क्या होता है। साइकोलॉजी है जो ग्रीक लैंग्वेज के वर्ड है साइकी, ग्रीक लैंग्वेज के साइकी वर्ड से ये बना है। और साइकोलॉजी को हम अलग अलग पार्ट में जब हम डिवाइड करते हैं तो इसमें दो वर्ड है, एक हमारा है साइको और एक हमारा लोगोस। साइको का मतलब होता है आत्मा और लोगोस का मतलब होता है अध्ययन, आत्मा का अध्ययन। तो साइकोलॉजी क्या है, सबसे पहले जब वो वर्ड हमारे सामने आया तो क्या थी साइकोलॉजी, आत्मा का अध्ययन थी। और जो ये साइकोलॉजी है ये ग्रीक लैंग्वेज के वर्ड साइकोलॉजी साइकी से बना है। ठीक। और इसका मतलब होता है आत्मा का अध्ययन करना। उसके बाद हमारे ये जो साइकोलॉजिस्ट हुए हैं, ये चिंतक हुए हैं, वो क्या कहते हैं कि जो गैरिट है वो कहते हैं कि मनोविज्ञान आत्मा का अध्ययन है, जबकि पैम्पोनोजी है वो कहते हैं मनोविज्ञान मन का अध्ययन है। हम इसे शॉर्ट में इस तरीके से याद कर सकते हैं कि गैरिट ने क्या कहा है, आत्मा का अध्ययन, और पैम्पोनोजी ने क्या कहा है, मन का अध्ययन साइकोलॉजी को बताया है। तो इसमें हमें ना साइकोलॉजी का इंट्रोडक्शन का ये कंटेंट ही करने वाले हैं, हमारा सारा जो एक कंटेंट ही कवर हो जाएगा इसके थ्रू। मनोविज्ञान का विकास 1880 में मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग विषय के रूप में माना गया। कब, 1880 में साइकोलॉजी को बस एक अलग सब्जेक्ट के रूप में लिया गया कि हाँ भाई ये भी कुछ अलग एक सब्जेक्ट होता है। उससे पहले वो फिलोसफी का ही पार्ट था। पर 1900 में इसे एक अलग विषय के रूप में पढ़ाया गया। 1900 में इसे एक अलग विषय के रूप में पढ़ाया गया। तो इसे की शॉर्ट ट्रिक क्या हो जाती है कि 1880 में तो साइकोलॉजी आया और 1900 में इसे एक अलग विषय के रूप में पढ़ाया गया था। और धीरे धीरे फिर जिस ये सब्जेक्ट के रूप में इसने अपनी पहचान बनाई, तो जो बहुत सारे चिंतक हुए हैं, दार्शनिक हुए हैं, उनके अलग अलग विचार साइकोलॉजी को लेकर रहे हैं। 16वीं सदी में मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा गया। 16वीं सदी में मनोविज्ञान को इसका विकास क्रम चलता गया, भी एक सब्जेक्ट आया है, फिर इस पर धीरे धीरे दार्शनिक हैं वो अपने विचार प्रकट कर रहे हैं। तो जो अरस्तु, डेकार्टे और प्लेटो, रुडोल्फ गोल्काय ये सब हुए हैं, वो साइकोलॉजी को स्टडी ऑफ सोल कहते हैं कि साइकोलॉजी मन का विज्ञान है। अरस्तु को साइकोलॉजी का जनक माना जाता है, फादर ऑफ साइकोलॉजी का अगर हमारे सामने क्वेश्चन आता है तो वो है अरस्तु। और मनोविज्ञान की जननी है दर्शन शास्त्र। ठीक है, मनोविज्ञान के जनक है अरस्तु और मनोविज्ञान की जननी है दर्शन शास्त्र। ठीक। जो रुडोल्फ गोल्काय थे उन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी थी साइकोलॉजिया। ठीक है, तो 1590 में रुडोल्फ गोल्काय ने अपनी एक बुक लिखी है जिसका नाम है साइकोलॉजिया। तो उसमें सबसे पहले साइकोलॉजी शब्द को इंट्रोड्यूस किया गया था। 1990 में साइकोलॉजी शब्द को इंट्रोड्यूस किया गया। फिर धीरे धीरे करके 17वीं शताब्दी में साइकोलॉजी को मन का विज्ञान कहा जाने लगा। इटली के जो पैम्पोनोजी हैं, जॉन लॉक, थॉमस रीड और रिचनरी, कौन, रिचनरी, तो ये चिंतक हैं भाई, इन्होंने साइकोलॉजी को मन का विज्ञान कहा। 18वीं शताब्दी में
जो विलियम वुंड्स और विलियम जेम्स थे उन्होंने इसे स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस कहा। तो इसमें हम आज इम्पोर्टेंट टॉपिक्स ही करने वाले हैं कि हमारा रिवीजन ही रहने वाला है। एक तरह से हम रिवीजन ही कर रहे हैं। इसमें हम इम्पोर्टेंट टॉपिक हमारे सारे कवर हो जाएंगे। आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि हमारी ये 10 डेज टॉपर सीरीज इसी तरह से कंटेंट के साथ चलती रहे। और जिन लोगों को भी भाई ज़रूरत है एचटेट क्लियर करने की और उस कंटेंट की, ये वीडियो उन तक पहुँचे। 1879 में मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला विलियम वुंड द्वारा जर्मनी के लिपजिंग शहर में स्थापित की गई थी। तो इसीलिए जो विलियम वुंड है उनको रियल साइकोलॉजी, फादर ऑफ रियल साइकोलॉजी, फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी और फादर ऑफ प्रैक्टिकल साइकोलॉजी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने इसकी पहली लैब स्थापित की थी 1879 में। कहाँ पर? लिपजिंग शहर में। और ये कहाँ पर है? जर्मनी में। तो ये विलियम वुंड है, ये जर्मनी से रिलेटेड है। तो इन्होंने फर्स्ट लैब 1879 में जर्मनी में लिपजिंग शहर में स्थापित की थी। ये PYQ भी है, ये स्टेट में आ चुका है। ठीक है। फिर उसके बाद आता है व्यवहार का विज्ञान, जो JB वॉटसन, क्लार्क हल और स्किनर, पैवलोव, इन सब ने मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहा है। तो मनोविज्ञान का ये किस तरीके से चलता है क्रम? पहले आत्मा, 16वीं शताब्दी में से आत्मा का अध्ययन कहा गया, 7वीं शताब्दी में से मन का अध्ययन कहा गया। फिर कहा कि भाई मन और जो आत्मा है वे दोनों ही अस्पष्ट चीजें हैं, अस्थूल है, उनको हम देख ही नहीं सकते। तो उन पर एक सब्जेक्ट को हम किस तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं? तो फिर जो ये JB वॉटसन ने तो व्यवहार का विज्ञान कहा है। जो विलियम वुंड्स हुए हैं उन्होंने ये फर्स्ट लैब स्थापित की थी जर्मनी में। तो इन्होंने इसे चेतना का विज्ञान कहा है कि प्रयोग करके भी तो कुछ पता चलना चाहिए कि हमारे मन में क्या चल रहा है। तो इन्होंने ये लैब स्थापित की और मन के ऊपर अध्ययन करने के लिए कई सारे प्रयोग भी इन्होंने किए कि इंसान का मन किस तरीके से काम करता है। ठीक। तो सबसे पहले आती है आत्मा, फिर मन, फिर चेतना और लास्ट में व्यवहार का विज्ञान। ठीक है। तो अब जो है मनोविज्ञान, उसे व्यवहार का विज्ञान कहा जाता है। JB वॉटसन ये व्यवहारवादी है, स्किनर, पैवलोव, हल, इन्होंने इसे व्यवहार का विज्ञान कहा। उसके इन सब के बाद आता है स्कूल ऑफ साइकोलॉजी। क्या है स्कूल ऑफ साइकोलॉजी? ये स्कूल क्या होते हैं? जो एक सोच रखने वाले, एक जैसी सोच रखने वाले जो ये थिंकर्स हुए हैं हमारे, जिन्होंने एक जैसी सोच और एक जैसी विधियों का यूज़ किया है, तो उन सब को हम स्कूल ऑफ साइकोलॉजी में अलग अलग तरीके से डिवाइड करते हैं। तो साइकोलॉजी में ये 8 स्कूल हैं। ठीक। संरचनावाद, प्रकार्यवाद, व्यवहारवाद, संज्ञानवाद, मानवतावाद, गेस्टाल्टवाद, हार्मिक और मनोविश्लेषणवाद, ये 8 स्कूल साइकोलॉजी में हुए हैं। देखो इधर, स्कूल ऑफ साइकोलॉजी का मतलब क्या होता है? मनोवैज्ञानिकों का एक ऐसा समूह जो मनोविज्ञान के अध्ययन के लिए एक समान विचारधारा तथा विधियों का अनुसरण करते हैं। अब तक मनोविज्ञान के 8 समुदाय या विचार, ये परिवार हुए हैं। संप्रदाय कह सकते हैं, परिवार कह सकते हैं, ये 8 विचारधाराएं कह सकते हैं। और जो ये 8 समुदाय हैं, इनमें जो सभी ये साइकोलॉजिस्ट हैं वो एक जैसी विचारधारा और एक जैसी विधियों का अनुसरण करते हुए इन्होंने साइकोलॉजी को आगे बढ़ाया है। कौन कौन से हैं हमारे ये, एक बार हम फिर देख लेते हैं। संरचनावाद, प्रकार्यवाद, व्यवहारवाद, संज्ञानवाद, मानवतावाद, गेस्टाल्टवाद। गेस्टाल्ट का मतलब होता है एट द होल, पूर्ण से अंश तक। हार्मिक और मनोविश्लेषणवाद। संरचनावाद में क्या? इमोशंस, फीलिंग्स, ये चेतना पर बल देते। इसमें है विलियम वुंड, टिचनर, इन्हें निर्माणवादी भी कहा जाता है। प्रकार्यवाद में एजिल कैटल, विलियम जेम्स। व्यवहारवाद में आगे वॉटसन, स्किनर, क्लार्क हल, पैवलोव। संज्ञानवाद में है वर्दिमर, पिल्सबरी। मानवतावाद में अब्राहम मैस्लो। गेस्टाल्टवाद में कोलर, कोफा, वर्दिमर, लेविन और हार्मिक, मैकडूगल। मनोविश्लेषणवाद सिगमंड फ्रायड। ये वो हैं जिन्होंने इसकी स्थापना की थी और इसमें ये इन संप्रदायों में, इन स्कूल्स में ये सहयोगी भी रहे हैं। तो साइकोलॉजी में पूरे 8 स्कूल हमारे हुए हैं। सबसे पहले हम देखते हैं संरचनावाद क्या होता है।
संरचनावाद के प्रमुख प्रवर्तक हैं विलियम वुंट। विलियम वुंट ने इसकी स्थापना की थी। क्यों क्यों विलियम वुंट को स्ट्रक्चरलिज्म का प्रवर्तक माना जाता है? क्योंकि इन्होंने 1879 में मन को व्यवस्थित ढंग से अध्ययन करने के लिए लिप्जिंग में मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला स्थापित करके मनोविज्ञान को एक अलग स्वतंत्र विज्ञान का दर्जा दिया था। कब स्थापित की लैब इन्होंने? 1879 में। क्या करने के लिए? कि मन को व्यवस्थित ढंग से, ये मन का अध्ययन करना चाहते थे कि किस तरीके से हमारा मन कार्य करता है। जो वुंट और उनके सहयोगी हैं उन्होंने इन लैब्स में साइकोलॉजी की इन लैब्स में अंतर्दर्शन विधि का प्रयोग किया। अंतर्दर्शन विधि क्या होती है? अंतर्दर्शन विधि, अंतर्दर्शन विधि में 3 तत्व होते हैं, सेंसेशन, फीलिंग एंड इमेज। लुक इनटू योरसेल्फ, खुद को देखो। सेंसेशन अपनी, फीलिंग एंड इमेज, आत्मनिरीक्षण, खुद का आत्मनिरीक्षण करो। सुख, दुख, हर्ष, क्रोध में हम किस तरीके से रिएक्ट करते हैं। और वुंट के अलावा इसमें टिचनर, एडवर्ड, वर्डफोर्ड, ये सब संरचनावादी हैं। जैसे मनोवैज्ञानिक संरचनावादी इसके अंतर्गत आते हैं। अंतर्दर्शन का क्या मतलब होता है? खुद के ऊपर एक्सपेरिमेंट करना, खुद को देखना कि हम कैसे, अपने मन को समझना। तो इसीलिए इन्होंने लैब में क्या करना चाहते? मन को व्यवस्थित ढंग से अध्ययन करना चाहते थे। ठीक, फिर संरचनावादियों ने क्या क्या योगदान दिया है वो इसके अंदर हम देखेंगे अब। ठीक है, क्या किया इन्होंने? मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग एक स्वतंत्र विषय होने का गौरव प्रदान हो गया। अभी लैब स्थापित हो गई तो 1900 में से एक अलग सब्जेक्ट के रूप में भी पढ़ाया जाने लगा कि हाँ, इसका कंटेंट भी अलग है, ये फिलोसफी से एक अलग पार्ट है। दूसरा, इन्होंने अंतर्दर्शन विधि हमें उपलब्ध करवाई। और तीसरा, इन्होंने प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला का गठन किया 1879 में। ये सब संरचनावादियों के ही कारण हुआ है। उसके बाद हमारा सेकंड आता है प्रकार्यवाद। प्रकार्यवाद के जो प्रवर्तक हैं, जनक हैं, वो है जेम्स, विलियम जेम्स, जो डार्विन के विकासवाद सिद्धांत से ये प्रभावित थे। प्रकार्यवादियों ने मनोविज्ञान की विषय वस्तु को पहली बार बालक पर केंद्रित किया। ठीक है, सबसे पहले बालक की ओर ध्यान, मनोविज्ञान की जो विषय वस्तु है उस बाल केंद्रित किसने किया? प्रकार्यवादियों ने। और जो विलियम जेम्स थे वो डार्विन के विकासवाद के सिद्धांत से प्रभावित थे। इनके अनुसार मन की संरचना को जानना इतना जरूरी नहीं है जितना कि मन के कार्यों को जानना आवश्यक है। इनका कहना है कि मन की संरचना जाननी इतनी जरूरी नहीं है हमारे लिए जितना कि मन के कार्यों को जानना जरूरी होता है, कि मन किस तरीके से कार्य करता है ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इन्होंने अपने अध्ययनों के द्वारा जानने का प्रयास किया कि व्यक्ति वातावरण के साथ समायोजन करने में मानसिक अनुभव का किस प्रकार प्रयोग करता है। तो इसमें 2 चीज़ें संरचनावादियों ने बताई कि मन की संरचना तो जरूरी नहीं है, मन के कार्य ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो जानने ज़्यादा जरूरी है। और एक इन्होंने वातावरण के साथ समायोजन की बात की है। समायोजन किस तरीके से हमारे जो मानसिक अनुभव, पहले के अनुभव रहे हैं, उनके अकॉर्डिंग समायोजन कर सके हम। हाउ वी अडेप्ट विथ एनवायरनमेंट। जब वातावरण शब्द आ जाता है वो प्रकार्यवादियों से जुड़ा होता है। जो जॉन डेवी हैं वो अमेरिकन दार्शनिक है और शिक्षा शास्त्री भी रहे हैं, काफ़ी जाना माना नाम है। ये जो प्रकार्यवाद था, फंक्शनलिज्म था, इसके ये मुख्य समर्थक जॉन डेवी रहे हैं। J.N. कैटल, थॉर्नडाइक, कैटल और वुडवर्थ जैसे विचारक प्रकार्यवाद के समर्थक माने जाते हैं। तो प्रकार्यवाद में क्या है? एक तो समायोजन, दूसरा हमारे मानसिक अनुभव से मन किस तरीके से कार्य करता है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। थर्ड हमारा है व्यवहारवाद। J.B. वॉटसन को व्यवहारवाद का जनक माना जाता है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अमेरिकन मनोवैज्ञानिकों के एक समूह ने मनोविज्ञान को व्यवहार के विज्ञान के रूप में स्वीकार किया। कब किया? फर्स्ट विश्व युद्ध के दौरान। व्यवहारवादियों ने केवल महसूस करने योग्य तथा मापने योग्य व्यवहार पर अपना ध्यान केंद्रित किया कि भाई जिसे हम महसूस कर सकते हैं और माप सकते हैं, उसी पर जो बिहेवियरलिज्म था वो फोकस करता था कि जो महसूस किया जा सके और मापा जा सके, उस व्यवहार पर इन्होंने अपना ध्यान केंद्रित किया। इन्होंने जन्मजात अस्तित्व, जो हमारी प्रवृत्तियां होती हैं, जन्मजात भाई कि बालक के अंदर ये प्रवृत्तियां होती, इन्होंने उसको बिल्कुल नकार दिया।
और ये किस पर बल देते हैं? सीखने पर। व्यवहारवादी सीखने पर बल देते हैं, ये नहीं मानते कि बच्चे में जन्मजात कोई इंटेलिजेंस प्रवृत्ति कुछ भी होती है। इनका केवल और केवल ये मानना है कि सीख कर ही इंसान सारे कार्य करता है। और इन्होंने मानव व्यवहार को समझने के लिए कई सारे एनिमल्स पर भी इन्होंने स्टडी की है। जो व्यवहारवादियों के आगे आते हैं, स्किनर, पैवलोव, वो सब व्यवहारवादी हैं और उनके जो टेस्ट हैं वो ज़्यादातर एनिमल्स के ऊपर ही हुए हैं। और इनका मानना था कि जन्मजात कोई प्रवृत्ति नहीं होती, सब कुछ सीखना ही है, सीखने पर ही बल दिया है इन्होंने ज़्यादातर। और ये वातावरण को ये ऐसा मानते हैं कि वातावरण है, केवल वातावरण है वही मनुष्य के व्यवहार को प्रभावित करता है। हेरिडिटी तो कुछ है ही नहीं। हेरिडिटी का बालक के ऊपर या किसी व्यक्ति के ऊपर कोई प्रभाव नहीं होता, ना जन्मजात प्रवृत्तियां होती है ना हेरिडिटी होती है, बस सीखना ही सब कुछ है। और जो हमारा एनवायरनमेंट है वही हमें प्रभावित करता है, उसी के अकॉर्डिंग हम अपने रिस्पॉन्सेज देते हैं। इन्होंने बहिर्दर्शन विधि का प्रयोग किया है। बहिर्दर्शन विधि को निरीक्षण विधि, परअवलोकन विधि, प्रेक्षण विधि ये भी कहा गया है। और इन्होंने अधिगम अभिप्रेरणा, पुनर्बलन इन पर अधिक जोर दिया है। जब हम अधिगम, अभिप्रेरणा और जो रीइंफोर्समेंट है इनके बारे में पढ़ते हैं तो हमें ये देखने को मिलता है अधिगम में कि बस सीखने पर ही जोर दिया गया है। उसमें जो थ्योरीज हैं वो भी सीखने पर बल देती हैं, वातावरण को वो इम्पोर्टेंट मानती हैं। और जो हेरिडिटी होती है और जो हमारी जन्मजात प्रवृत्तियाँ होती हैं उनको इन्होंने बिल्कुल नकार दिया है। जो फोर्थ हमारा स्कूल है वो है समग्रवाद। 20वीं शताब्दी में जर्मनी में मनोविज्ञान के समग्रवाद नामक संप्रदाय का उदय हुआ था। कब हुआ था? 20वीं शताब्दी में। ये जो गेस्टाल्ट है, गेस्टाल्टिज्म, जो गेस्टाल्ट है ये एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ होता है संपूर्णता, पूर्ण से अंश की तरफ। ठीक, पूर्ण है जो, पूर्ण से ये फिर अंश की तरफ जाते हैं। जो मैक्स वर्दिमर, कोलर, लेविन, कोफा ये सब गेस्टाल्टवादी हैं। इनके अनुसार अनुभव तथा व्यवहार को अलग हिस्सों में करके अध्ययन नहीं किया जा सकता। तो गेस्टाल्टवादियों का क्या मानना था? जो हमारे एक्सपीरियंस हैं और जो हमारा व्यवहार है उन्हें हम अलग अलग करके अध्ययन नहीं कर सकते हैं। गेस्टाल्टवादी क्या कहते हैं कि मैं किसी भी वस्तु या परिस्थिति को समग्र रूप में देखते हैं, ठीक, न कि इसमें सम्मिलित तत्वों के समूह के रूप में। मतलब ये वस्तु को एज अ होल देखते हैं, ऐसे पार्ट में करके नहीं कि पार्ट में कोई वस्तु और फिर वो एक, नहीं, ये एज ए होल पूर्णता की तरफ इनका ध्यान केंद्रित होता है। और किसी भी समस्या के समाधान के लिए अंतर्दृष्टि जो इनसाइड होती है उसकी प्रमुख भूमिका ये मानते हैं। समग्रवादी क्या मानते हैं? अनुभव प्लस व्यवहार। और जो व्यवहारवादी क्या मानते हैं? सीखना और व्यवहार। सीखना और वातावरण इम्पोर्टेंट है, उससे व्यवहार प्रभावित होता है। और समग्रवादी क्या मानते हैं कि अनुभव और व्यवहार ही सब कुछ है। ये 20वीं शताब्दी में आया था समग्रवाद और जर्मनी में इसका उद्गम हुआ था। जो गेस्टाल्ट है उसका वर्ड होता है समग्रता। उसके बाद आता है हमारा मनोविश्लेषणवाद, साइको एनालिसिस। मनोविश्लेषणवाद ये भी 20वीं शताब्दी में प्रारंभ हुआ। कहाँ पर? जो सिगमंड फ्रायड हैं वो इसके जनक थे मनोविश्लेषणवाद के। इन्होंने अचेतन मानसिक प्रक्रियाओं पर जोर दिया। अचेतन, अनकॉन्शियस मेंटल प्रोसेस क्या होती है कि जो आदमी के अंदर छिपी हुई इच्छाएं हैं वो उसे कैसे प्रभावित करती हैं, मनुष्य उन इच्छाओं की प्राप्ति के लिए किस तरीके का व्यवहार करता है, उस पर इन्होंने जोर दिया था। अनकॉन्शियस मेंटल प्रोसेस पर इन्होंने ज़्यादा जोर दिया था। जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, जो मेंटल डिसऑर्डर हैं वो अधिकांश मतलब अवचेतन मन में ही छिपे रहते हैं और हम उन्हें जान नहीं पाते। मनोविश्लेषणवाद की एक अवधारणा, साइको एनालिसिस की एक अवधारणा यह भी है कि इन्होंने वे असामान्य व्यक्तियों की असामान्यता को दूर करने के लिए इन्होंने प्रयोग किए थे। जो एल्फ्रेड एडलर और कार्ल जुंग ने कुछ संशोधनों के द्वारा इस सिद्धांत को फिर आगे बढ़ाया था। जो ये जुंग और एडलर हैं ये सब भी साइको एनालिसिस से जुड़े हुए हैं। तो जब हम सिगमंड फ्रायड को पढ़ते हैं तो हम वहाँ पर इनके अनकॉन्शियस मेंटल प्रोसेस के इन सिद्धांतों को भी जानने की कोशिश करते हैं। वो सब इसी के अकॉर्डिंग है। जब हम इन स्कूल्स को पढ़ते हैं ना तो आगे जाके जब ये
साइकोलॉजिस्ट थिंकर्स कह लो, जो दार्शनिक अपनी वे थ्योरीज देते हैं तो वो इसी के अकॉर्डिंग, इन स्कूल्स के अकॉर्डिंग हैं। तो ये हमारा बेस क्लियर हो जाता है, तो वो अच्छे से समझ में हमें आ जाती है। मानवतावाद, मानवतावाद मनोविज्ञान कहते हैं, मतलब ये मानवतावादी दृष्टिकोण को अपनाने पर जोर देते हैं कि भाई मानव है जो वो एक मशीन नहीं है, उसका उद्देश्य है, वो कोई भी कार्य करता है तो वो उद्देश्य होता है उसका, उस कार्य को करने के पीछे, और उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए वो कार्य करता है और वातावरण के साथ अनुकूलन करने में वो समर्थ हो जाता है। अब्राहम मैस्लो, कार्ल रोजर्स, आलपोर्ट ये प्रमुख मानवतावादी रहे हैं। और क्या माना इन्होंने कि इंसान की स्वतंत्र इच्छा है, व्यक्तिगत विभिन्नता है, व्यक्तिगत मूल्य होते हैं। इन्होंने हर एक इंडिविजुअल के अस्तित्व पर जोर दिया है। ठीक, द ऑल पोर्ट, इनकी थ्योरी, अब्राहम मैस्लो की थ्योरी पढ़ते हैं तो वो इन पर ज़्यादा जोर देती हुई हमें मिल जाती हैं। संज्ञानवाद, संज्ञानवाद में क्या है, इन्होंने कॉग्निशन पर ज़्यादा जोर दिया है कि भाई हम अपने संज्ञान की, हम अपनी मेंटल जो योग्यताएं, हमारे कॉग्निटिव हमारी जो एबिलिटी हैं उनका यूज़ करके और उन प्रोसेस का यूज़ करके हम किस तरीके से वातावरण के साथ अनुकूलन समायोजन करते हैं। तो बेसिकली कॉग्निटिववाद है, जो संज्ञानवाद है वो, संज्ञानवाद है वो क्या करता है, वातावरण के साथ अनुकूलन समायोजन पर जोर देता है, समायोजन पर जोर देता है, जो इसमें है टोलमैन और पियाजे रहे हैं। पियाजे को आप आगे पढ़ेंगे ही कि किस तरीके से इन्होंने समायोजन को और बालक के विकास की इन्होंने अलग अलग अवस्थाएं बताई हैं। उसके बाद आता है हमारा हॉर्मिक, ये हमारा 8th स्कूल है, मतलब ये स्कूल ऑफ साइकोलॉजी में ये 8वें नंबर पर है, तो ये 12 यहाँ पर गलती से लिख दिया गया है। विलियम मैकडूगल ने हॉर्मिक की स्थापना की थी। विलियम मैकडूगल ने, इन्होंने मनोविज्ञान को धनात्मक विज्ञान भी कहा है कि मनुष्य कोई भी कार्य करता है उसके पीछे कोई ना कोई वजह होती है, कारण होता है जिसकी वजह से वह कार्य कर रहा है। ये हम हॉर्मिक स्कूल में देख रहे हैं। फिर होती है इसकी ब्रांचेज, मनोविज्ञान की शाखाएं, मनोविज्ञान की 8 शाखाएं और भी होती हैं। सामान्य मनोविज्ञान है, सामान्य मनोविज्ञान, नैदानिक, शारीरिक, आपराधिक, बाल मनोविज्ञान, पशु मनोविज्ञान और परामनोविज्ञान। यहाँ पर ये क्या है, परामनोविज्ञान है। यहाँ पर ये साइकोलॉजी की ये ब्रांचेज हैं। जो परामनोविज्ञान है वो मनोविज्ञान की आधुनिकतम शाखा है। सबसे मॉडर्न जो साइकोलॉजी हमारे सामने आई है वो आई है परामनोविज्ञान। ठीक, उसके बाद ये कुछ बुक्स हैं। 1924 में आई थी व्यवहारवाद, ये वॉटसन की पुस्तक है, ये जिसमें व्यवहारवाद शब्द हमारे सामने आता है। जो ईडी एनिमा है ये ग्रंथ में मनोविज्ञान से संबंधित है। आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, यह पुस्तक विलियम मैकडूगल ने लिखी थी। विलियम मैकडूगल कौन से संप्रदाय से संबंधित है, अभी ऊपर बताया गया था। विलियम मैकडूगल है, उन्होंने हॉर्मिक संप्रदाय के वो जनक माने जाते हैं, और उनकी ये पुस्तक है आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, जिसमें उन्होंने व्यवहार शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया। वॉटसन ने मनोविज्ञान को व्यवहार का शुद्ध विज्ञान, धनात्मक और निश्चित माना है। आचरण और यथार्थ का विज्ञान, मनोविज्ञान को मैकडूगल ने क्या कहा, आचरण और यथार्थ का मनोविज्ञान। क्रो एंड क्रो क्या कहते हैं, जो मानव व्यवहार और मानव संबंधों का अध्ययन मनोविज्ञान द्वारा होता है। क्रो एंड क्रो का मानना ये है। ये कुछ हमारी इम्पोर्टेंट भाई इन जो ये थिंकर्स रहे हैं उनकी ये कोटेशन थी, जो कभी कभी एग्जाम में आ जाती है। फिर कुछ और थिंकर्स हुए जैसे सिगमंड फ्रायड है, सिगमंड फ्रायड क्या कहते हैं, फ्रायड का कहना है कि अचेतन मन का अध्ययन, जो साइकोलॉजी है वो अचेतन मन का अध्ययन है। वुडवर्थ ने क्या कहा है कि जीवन में कोई अभ्यास या क्रिया होती है वह मनोविज्ञान है। जीवन में कोई भी अभ्यास या क्रिया होती है वो क्या है, वो मनोविज्ञान है। और स्किनर क्या कहते हैं, व्यवहार एवं अनुभवों का अध्ययन है। व्यवहार और अनुभव, ये स्किनर व्यवहारवादी में आ जाते हैं, वो तो वही है भाई, व्यवहार
और फिर हम कैसा अनुभव कर रहे हैं, जिस जो हम महसूस कर सकते हैं, जिसे हम माप सकते हैं, वो ही व्यवहार के अंतर्गत आता है। मॉर्गन ने इसे पशुओं का अध्ययन किया है। मॉर्गन ने क्या कहा, इसे पशुओं का अध्ययन है साइकोलॉजी को। तो हमारी आज 8th स्कूल या साइकोलॉजी का इंट्रोडक्शन और 8th स्कूल कंप्लीट होते हैं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको हमारा 10 डेज़ ये कंटेंट जो हमारा 10 डेज़ है, ये कंटेंट इसी तरीके से मिलता रहे। धन्यवाद।